तो ये है हमारे पास में कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014। और इस चैप्टर में आप तीन चीज पढ़ेंगे मेनली। एक, किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं और किन को एग्जम्पशंस हैं। किन कंपनियों को अगर कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप चैप्टर 1 में सेक्शन 148 में पढ़ चुके हैं कि सरकार ये लिमिट तय कर सकती है कि वो टर्नओवर या नेटवर्थ कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकती है जिसके बेसिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट करवा सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर जो क्राइटेरिया हो बेस्ड ऑन टर्नओवर है, टर्नओवर क्राइटेरिया के बेसिस पे ही पूरा का पूरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट के रूल अभी फिलहाल हैं। और इसमें टर्नओवर के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स हैं, रेगुलेटेड सेक्टर्स, अनरेगुलेटेड सेक्टर्स। कुछ लेवल के लिमिट तक कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी एग्जम्प्ट है, कुछ जगहों तक कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो बनाना है बट कॉस्ट ऑडिट से क्या है, एग्जम्पशन। लेकिन जब एक लेवल को आप पार कर जाएंगे तो आप कह रहे कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट दोनों क्या हो जाएंगे, मैंडेटरी। तो पहले फेज में आप सीखेंगे इस चैप्टर का लीगल इंप्लीकेशन क्या है, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स और इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। दूसरे फेज में आप सीखेंगे इसमें बड़े सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे जब चैप्टर 8 है तो उसके अंदर देखेंगे सीआरएफ जो फॉर्म होते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट के जो फॉर्म्स होते हैं वो सारे फॉर्म्स अपलोड करने पड़ते हैं हम एक्सबीआरएल के थ्रू। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पे जो फॉर्म्स और फॉर्म्स हैं उसके अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेस्क्राइब्ड हैं और उसके एनेक्सर कैसे बनने, उसके लीगल फॉर्मेट्स भी इस चैप्टर के अंदर अवेलेबल हैं। उसके अलावे इसके अंदर दो तीन तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से बहुत सारे पूछे हैं, जिसमें एक कैटेगरी है रिकंसिलेशन का, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिकंसिलेशन आप दिखाएंगे एक वो है। उसके अलावा दूसरा है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आपको जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना होगा गवर्नमेंट को, वो वाले फॉर्मेट में हम इस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि वैसे तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन और सीएफआर में भी है, बट वहां पे ये वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता। कंटेंट कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं बट यहां फॉर्मेटिंग अलग चलेगी, वहां फॉर्मेटिंग अलग चलेगी। और इसके अलावे जो इंपॉर्टेंट रेशियोज की एनालिसिस है वो भी इस चैप्टर का हिस्सा बनेगा, क्योंकि उसके भी फॉर्मर कंटेंट इसमें है। तो ये सारे लीगल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट के हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज सबसे पहले आपको समझना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। देखिए, जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है इसमें कंपनी कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स 2014, उसके अंदर शॉर्ट टाइटल और कमेंट क्या कहते हैं, रूल का नाम होगा उसमें जिस दिन गजट पत्र में क्या हो जाएगा, नोटिफाई। आज का स्टेटस ये है कि नोटिफाइड है, और जिन कंपनियों जो भी कंपनियां इसके अंदर कवर हो जाएंगी उन कंपनियों के के अंदर कुछ जनरल क्लॉजेज लिखे हैं, यानी कुछ जनरल डेफिनेशन दे रखे हैं। यहां पे जब भी एक्ट का डेफरेंस आएगा तो आप मान लेंगे ये कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा है। सेंट्रल एक्साइज और टैरिफ के एक्ट के अगर हेडिंग आते हैं तो इसका मतलब आप सेंट्रल एक्साइज और टैरिफ एक्ट 1985 की बात करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21B ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 who hold a valid certificate of practice under 6(1) of the act and who is deemed to be in practice under clause 2(2) and include a firm or limited liability partnership of cost accountant। तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में कौन हो सकता है, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट जिसने डिग्री ली हो इंस्टीट्यूट से और वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कर रहा हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो या एलएलपी में हो। कॉस्ट ऑडिटर का मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑडिटर मींस ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो होल्ड कर रहा है, जो जिसकी अपॉइंटमेंट की है किसने, बोर्ड ने। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है मींस द ड्यूली साइंड कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड एग्जामिन्ड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एज पर द रूल इंक्लूडिंग अटैचमेंट एनेक्सर्स क्वालिफिकेशंस और ऑब्जर्वेशन अटैच्ड विद इंक्लूडेड इन सच रिपोर्ट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाएंगे इन रिलेशन टू मटेरियल लेबर एंड आइटम ऑफ कॉस्ट एज एप्लीकेबल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 148। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था किन किन चीजों के रेफरेंस में आपको ये सारी चीजें डिमांड की जा सकती हैं। फॉर्म का मतलब है फॉर्म एनेक्स टू दिस रूल, इस रूल्स के अंदर जो फॉर्म एनेक्स किया गया वो। इंस्टीट्यूट का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया।
और जो कंस्टिट्यूट हुआ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 में, और ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस रूल बट नॉट डिफाइंड। इस रूल में जो और भी वर्ड यूज किए हैं जिसका डेफिनेशन नहीं है, एज डिफाइंड इन द एक्ट और इन द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल 2014 एंड शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इनटू द देम इन द एक्ट और इन द सेड रूल्स। मतलब जो हमने डेफिनेशन यहां बता दिए वो बता दिए, जो डेफिनेशन हमने नहीं बताए वो आप कंपनी एक्ट से उठा के ले लेंगे। बात समझ में आई? इसने दो तरीके के सेक्टर्स डिवाइड किए हैं, एक किया है रेगुलेटेड सेक्टर्स और एक है अनरेगुलेटेड सेक्टर्स। रेगुलेटेड सेक्टर्स वो हैं जहां पे प्राइस में और पॉलिसी मेकिंग में सरकार का दखल होता है, और अनरेगुलेटेड सेक्टर्स वो हैं जिसके लिए बिजनेस करना फ्री है, मतलब उसके कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं है। ये ग्रॉस मतलब है। बाकी आप यहां पे याद कर लेंगे, यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं कि रेगुलेटेड सेक्टर में कितनी एंटिटीज हैं, उनके अलावे जो भी एंटिटीज बच गई वो सब किस में चली गई? अनरेगुलेटेड में। रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए हमारे पास में कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट के नियम अलग हैं, और अनरेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए अलग हैं। ये हमें सीखना है, और इसी के ऊपर आपको आज मैं केस स्टडी कराऊंगा। तो पहला लेक्चर हमारा यही डेडिकेटेड होगा कि आपको समझ आए कहां कॉस्ट रिकॉर्ड्स लगेगा, कहां पे कॉस्ट ऑडिट लगेगा, और कहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी एप्लीकेबल नहीं है और कॉस्ट ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं है। तो चैप्टर के पहले हिस्से में आप लिखेंगे यहां पे, इसमें अलग अलग हेडिंग्स बना देते, दो तीन सेपरेट हेडिंग्स आपको देखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे इवेल्युएशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। ये एक हेडिंग बना दीजिए। क्योंकि हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि किनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनवाना है, किनको कॉस्ट ऑडिट करवाना है, तो सारी चीजें तो बेकार ही हैं। फिर तो आप चले जाएंगे किसी दुकानदार वाले के पास और दुकानदार वाले को पूछेंगे चलो तुम कॉस्ट रिकॉर्ड दिखाओ, आपको ये पता ही नहीं कि उसके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो पहले कानून कहता है कि पहले आप ये तो जान लो कि कहां कॉस्ट रिकॉर्ड्स लगने हैं और कहां कॉस्ट ऑडिट लगने हैं। इसी के लिमिट्स में कुछ सरकार ने अमेंडमेंट प्रपोज किया था। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे अलग अलग लोग अलग अलग थंबनेल लगा लेते हैं, अब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोफेशन हो गया खत्म। ये सब फालतू की बातें रहती हैं। समय के साथ महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ? अब जो चीज, जो टर्नओवर कल 10 रुपए का था, उतने ही बिजनेस में आज टर्नओवर 20 रुपए हो गया। तो ये सारी चीजें बदलती रहती है, इससे कोई प्रोफेशन और फैशन खत्म नहीं होता। इसलिए जब भी यूट्यूब पे ऐसे ऐसे थंबनेल आए तो उससे साइड रहे, वो सब भी सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए होते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समराइज कर लेते हैं यहां पे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013, कॉस्ट अकाउंटेंट in practice means cost accountant as defined in section 21
B of CWA Act 1959 who hold valid certificate of practice. Who hold valid certificate of practice, including firm of cost accountant and LLP. Cost auditor means cost accountant in practice. Appointed by the board. कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जिसको किसने अपॉइंट किया? बोर्ड ने. कॉस्ट रिकॉर्ड्स मींस accounts relating to utilization of material, labor and other item of cost and other items of cost as applicable to production of goods or services as per section 148 of the act. ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि सेक्शन 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवरराइडिंग पावर है कि वो जब भी चाहें नेटवर्थ या टर्नओवर के बेसिस पे ये लिमिट बना सकते हैं कि किन कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इन रिलेशन टू डिटेल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर कॉस्ट, और किन कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट करवाना है. तो वो जो वहां पे ओवरराइडिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को था उसी के रिलेशन में चैप्टर नंबर 2 में कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स और रूल्स दे रखे हैं. बात समझ में आई? अब आ जाता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मीन्स duly signed cost report means duly signed cost report on cost records examined and cost statement
prepared as per rules including attachment, annexer, qualifications, and observation attached. And observation attached with or included in such report. With or included in such report. With or included in such report. इंस्टीट्यूट की जब तक जहां तक बात आएगी तो इंस्टीट्यूट का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. इंस्टीट्यूट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंडर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959. इसके अलावे अगर कोई डेफिनेशंस और आपको दिखेंगे तो वो डेफिनेशन हम कंपनीज एक्ट से ले लेंगे. हम इतने ही डेफिनेशन को समराइज कर रहे हैं. कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? मटेरियल, लेबर और अदर रिलेटेड कॉस्ट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन सरकार मांगेगी वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा. और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है ड्यूली साइंड रिपोर्ट ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड एग्जामिन्ड. हमने आपके कॉस्ट के रिकॉर्ड को जो एग्जामिन किया उसके ऊपर जो हमने स्टेटमेंट और आपके कॉस्ट स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर किए हैं उनको एग्जामिन करके जो हम रिपोर्ट बनाते हैं जिसके अंदर शामिल है अटैचमेंट, एनेक्जर, क्वालिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. क्या आपको ये बात क्लियर है? तो अब अगले पॉइंट पे चलेंगे. मैं आपको एप्लीकेबिलिटी पढ़ाऊंगा, उससे पहले टाइप्स ऑफ सेक्टर पढ़ा रहे हैं आपको. पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ सेक्टर. या इसको कह सकते हैं डिवीजन ऑफ एंटिटी. कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को समझने के लिए पहले आपको एंटिटी के डिवीजन समझ आने चाहिए. एंटिटी को हमने कैसे डिवाइड किया? दो तरीके से डिवाइड किया, एक रेगुलेटेड सेक्टर्स और एक अनरेगुलेटेड सेक्टर्स. जैसे यहां देखिए रेगुलेटेड सेक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मेड available to user by mean of any transmission or receptions of sign, signals, writing, image, sound, intelligence of the nature and regulated by the Telecom Regulatory Authority of India under Telecom Regulatory Authority India Act 97, including activities that required authorization or license issued by the Department of Telecommunication, Government of India under Indian Telegraph Act 1885. सिंपल कहने का यह मतलब है कि आप टेलीकॉम सेक्टर जो आपका है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, वो हाईली रेगुलेटेड है. उसके रेगुलेशन की क्या वजह हो सकती है? ध्यान दीजिए. नंबर 1, चूंकि ये सबके जरूरत की है इसलिए हो सकता है कि यहां के प्राइस कोई अपनी मर्जी से ना बढ़ा ले. नंबर 2,
सारी की सारी जानकारी कम्युनिकेशन के मोड में अवेलेबल होती है, तो कम्युनिकेशन के साथ छेड़छाड़ भी हो सकता है, उसके लिए भी लॉज बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आई? लोगों के डेटा सिक्रेसी और प्राइवेसी का सवाल है। तो ये जो वजह है, इन वजहों से इन सेक्टर्स को सरकार ने अपने रेगुलेशन के अंदर कर रखा है, तो ये रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड का मतलब होता है वो सारे सेक्टर जो सरकार के नियम के हिसाब से चलेंगे, मतलब सरकार की उसमें ज्यादा दखलंदाजी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि कानून जनरल बना दिया वही एप्लीकेबल होगा, हर हमेशा उसका रेगुलेटर आपको चेक करता रहेगा अलग अलग वजहों से। दूसरा है जनरल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कभी भी अगर रेगुलेशन ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी तो 100 रुपए यूनिट बेचना शुरू कर देगी आज, और सबको खरीदना भी पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, हाईली रेगुलेटेड है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम नेशनल गैस रेगुलेटरी बॉडी अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड 2006। यानी पेट्रोलियम के भी जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे क्या है, रेगुलेटेड है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, आप ड्रग्स में भी जानते हैं क्या धांधलेबाजी चल रही है। एक मेरे जानने वाले हैं वो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि एक कैंसर का जो कीमोथेरेपी होता है उसका जो एक्चुअल इंजेक्शन है वो 56,000 का मिलता है, और डॉक्टर उसको 7 लाख रुपए में बेचते हैं, 7 लाख से 9 लाख रुपए दे देते। तो आप समझ सकते हैं उसके क्या हालात हैं। इतने ज्यादा कंट्रोल के बाद भी ऐसे हालात हैं, क्योंकि जब इंसान के जिंदगी की बात बनती है तो रेट नहीं पूछता, उसको लगता है जितने का मिल जाए उतने का ले लो। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के बिना फार्मर जीरो है। अगर फर्टिलाइजर्स को हमने रेगुलेट नहीं किया और फर्टिलाइजर्स कंपनी ने अपनी मर्जी से प्राइस वसूलना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो खेती हो गई। इसलिए गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर को भी अपने रेगुलेशन के अंदर कवर रखा है। शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, शुगर में यूज करने जाए और अदरवाइज जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होते हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने हाई लेवल का रेगुलेशन लगा रखा है, क्योंकि इसका यूज तरीके से हो, उसको कोई गलत तरीके से यूज ना करे, इसलिए इसके ऊपर रेट रेगुलेशन लगा हुआ है। तो कितने इन टाइप की एंटिटी है जिस पे रेट रेगुलेशन है बताएं। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 कौन सा है? टेलीकम्युनिकेशन। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 पेट्रोलियम। नंबर 4 फार्मास्यूटिकल। नंबर 5 फर्टिलाइजर। नंबर 6 शुगर और इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये 6 आइटम है जो रेगुलेटेड सेक्टर में है। इसके अलावे जो भी बच गए वो सब क्या है, नॉन रेगुलेटेड में। तो नॉन रेगुलेटेड की आप रीडिंग लगाएंगे बट हम उसे बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब रेगुलेटेड याद कर लेंगे, जो बच जाएगा सब किस में डाल देंगे, अनरेगुलेटेड में। तो लिखिए रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड सेक्टर means, regulated sector means where government, where government is involved in policy decisions, policy decisions specifically price and includes following। जहां पे सरकार इन्वॉल्व होती है पॉलिसी बनाने में, स्पेसिफिकली प्राइस की पॉलिसी, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो देखिए। टेलीकॉम, अब मैंने टेलीकॉम लिख दिया तो सब कुछ आ गया। टेलीकॉम का जितना भी मोड है, चाहे फोन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे टेलीग्राफ हो, चाहे पोस्ट हो, सब आ गया। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी,
नंबर 3 पेट्रोलियम। नंबर 4 ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। नंबर 5 फर्टिलाइजर्स। नंबर 6 इंडस्ट्रियल एंड शुगर अल्कोहल। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स कौन से हैं? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स आर अदर देन रेगुलेटेड सेक्टर्स। जो रेगुलेटेड सेक्टर्स नहीं हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अदर रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। आपको रीडिंग लगवाना हो तो एक बार नाम की रीडिंग लगा लेंगे। बाकी अगर हम ये मान लेते कि ये 6 रेगुलेशन में है तो इसके अलावा जो भी आएगा सब किस में होगा? नॉन रेगुलेशन में। याद रखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि नॉन रेगुलेटेड में तो 40-45 आइटम है, कितना याद करेंगे आप? वैसे अगर आप देखना चाहें तो देखिए कैसे कैसे नाम लिखे हैं इसमें। मशीनरी एंड मशीनी मैकेनिकल अप्लायंसेज, टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोपेलर्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशन और एक्सप्लोसिव, प्रोपेलेंट पाउडर्स, रडार apparatus, टैंक एंड अदर्स, पोर्ट सर्विस। अभी देखिए और कितनी चीजें हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं। और उसके बाद में प्रोडक्शन इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ ट्रेडिंग ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल डिवाइस नेमली कार्डिक ड्रग, ये सब सब के सब क्या है? नॉन रेगुलेटेड के अंदर। तो ये सारा का सारा डिटेल दे रखा है। आपको एक बार रीडिंग लगाना हो तो पेपर हो गया, सीमेंट हो गया, टायर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब के सब किस में कवर्ड है? नॉन रेगुलेटेड में। आप एक बार रीडिंग लगा सकते हैं बट इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि कॉस्ट रिकॉर्ड किस पे एप्लीकेबल होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी के बहुत सिंपल है। कह रहा है रेगुलेटेड सेक्टर एंड देन नॉन रेगुलेटेड, कोई भी सेक्टर हो हैविंग टर्नओवर 35 करोड़ और मोर सेल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक ही थंब रूल है, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 35 करोड़ या उससे ज्यादा, राइट। और इसमें एमएसएमई को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। अगर आपकी कंपनी एमएसएमई कानून 2006 में रजिस्टर्ड है तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने से एग्जम्प्ट है। बात समझ में आई? मैंने एसएमई वर्ड नहीं बोला, क्या बोला? एमएसएमई, माइक्रो और ए स्मॉल माइक्रो एज पर एमएसएमई एक्ट। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पॉइंट नंबर 3। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहां कहां एप्लीकेबल है? रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज कितना बताएं? 35 करोड़ और ये जाहिर सी बात है पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर बढ़ेगा तभी करंट फाइनेंशियल ईयर से आएगा। 35 ईयर और मोर, देखिए वो लिखा है 35 ईयर और मोर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन। और
MSME is exempt from cost records requirement. अगर आप एमएसएमई एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड हैं तो आपको हमने कॉस्ट रिकॉर्ड के रिक्वायरमेंट से मुक्त कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। बात समझ में आई? तो कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए एक ही रूल है, रेगुलेटेड के लिए अलग और अनरेगुलेटेड के लिए अलग नहीं है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट के लिए अलग अलग नियम है। रेगुलेटेड के लिए अलग टर्नओवर क्राइटेरिया है और नॉन रेगुलेटेड के लिए अलग है। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर आप रूल याद रखना पड़े चाहे तो ये रूल नंबर 3 है। और कॉस्ट ऑडिट के लिए रूल नंबर 4 है। अगर रूल आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। रूल नंबर 4 रेगुलेटेड सेक्टर्स में कैसे एप्लीकेबल होगा? रेगुलेटेड सेक्टर्स, ध्यान से देखिए क्या लिखा है लॉ में। एवरी कंपनी अंडर रेगुलेटेड सेक्टर shall get its cost record audited in accordance with these rule if the overall annual turnover of the company from all its product and service during immediately previous financial year is rupees 50 crore or more, and the aggregate turnover of the individual product or products or services for which the cost records are required to be maintained under rule 3 is rupees 25 crore or more। दो क्लॉज है। ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ और मोर, और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ और मोर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब रेगुलेटेड सेक्टर के ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बात समझ में आई? तो कितनी बातें लिखते हैं ये, ध्यान दीजिए। रेगुलेटेड सेक्टर में एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स सर्विसेज सेल बी कितना, रुपीज 50 करोड़ और मोर। एक बात, एंड इंडिविजुअल टर्नओवर इंडिविजुअल टर्नओवर फ्रॉम प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विस सेल बी कितना, रुपीज 25 करोड़ और मोर। ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब इस बात को एनालाइज करते हैं केस स्टडी के थ्रू। देखिए केस स्टडी नोट्स में बना होगा।
पेज नंबर 2.10 पे देखिए केस स्टडी। Messrs XYZ and Company Limited furnish the following information in regard to maintaining immediately preceding financial year. Turnover of table A product under Rule 3 is रुपीज 6 करोड़। रूल 3 का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट रिकॉर्ड। अब टेबल बी प्रोडक्ट अंडर रूल 3 कितना हो गया? 9 करोड़। टर्नओवर ऑफ अदर प्रोडक्ट कितना हो गया? 18 करोड़। तो अगर सारे प्रोडक्ट आप जोड़िए तो कितना टर्नओवर हुआ? 9 और 6 15 और 18 33 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 33 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर तो 33 हो गया ना। मुझे बताओ कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कितने टर्नओवर की जरूरत है? 35। लेकिन यहां तो सारा जोड़ के भी 35 नहीं हो रहा। कह रहा है फाइंड आउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स अंडर रूल 3 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 एज एमेंडेड। कॉस्ट ऑडिट अंडर रूल 4 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 एज एमेंडेड। पहली बात तो यह समझनी है कि जिस कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा उसके ऊपर ऑडिट हो ही नहीं सकता। ऑडिट होता किसका है? रिकॉर्ड्स का। तो रिकॉर्ड है तब ऑडिट के बारे में सोचेंगे। अगर रिकॉर्ड ही एप्लीकेबल नहीं है तो ऑडिट का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहां पे जो टर्नओवर, ये टर्नओवर टोटल 33 करोड़ हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाने। और अगर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाने हैं तो फिर कॉस्ट ऑडिट की बात ही नहीं उठती। बात समझ में आई? इसलिए ओवरऑल टर्नओवर कितना है? 33, जबकि चाहिए कितना? 35। इसलिए यहां पे आपका कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं। बात समझ में आई? चूंकि कॉस्ट रिकॉर्ड सी में एप्लीकेबल नहीं है इसलिए कॉस्ट ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ए, दो आंसर है इसमें। ए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स are required to be maintained if एग्रीगेट यानी टोटल टर्नओवर ऑफ immediately previous financial year is rupees 35 crores or more। 35 crores or more, full stop। in this question या in this situation टोटल टर्नओवर कितना है? 6 + 9 + 18, that is rupees 33 crores, which is less than कितना? rupees 35 crores, and hence cost records are not applicable। अब मुझे बताओ
अगर किसी कंपनी के ऊपर रूल 3 में कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्या रूल 4 में कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी होगा? नहीं। तो यहां लिखें सिंस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन cost records, hence maintain cost record under rule 3 hence cost audit under rule 4 is not applicable. तो रूल 4 में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या आपको यह बात समझ में आई थी? है बोलिए। अगर रूल 3 नहीं होगा तो रूल 4 हो ही नहीं सकता। अगर रूल 3 होगा तब भी रूल 4 हो या ना हो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जैसे आपने चेक किया रेगुलेटेड सेक्टर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना 50 करोड़ और इंडिविजुअल कितना 35 करोड़, सॉरी 25 करोड़। अगला देखिए केस, मेसर्स एबीसी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्न ओवर फ्रॉम ए प्रोडक्ट, टेबल ए प्रोडक्ट 7 करोड़, बी प्रोडक्ट से 8 करोड़, तो 7 और 8 कितने हो गए 15, और अदर से कितना हो गया 24, यानी 39 करोड़। तो ओवरऑल टर्नओवर तो 35 करोड़ से एक्सीड कर गया, इसलिए यहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड तो एप्लीकेबल है, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए हमारे पास ओवरऑल टर्नओवर का क्राइटेरिया है, इंडिविजुअल टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, कॉस्ट ऑडिट की, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर कितना चाहिए 50, तो 50 करोड़ का लिमिट ही नहीं प्राप्त किया ये, इसलिए कॉस्ट ऑडिट तो यहां पे एप्लीकेबल है ही नहीं। बात समझ में आई? ना इंडिविजुअल प्रोडक्ट 25 पे पहुंचा, ना एग्रीगेट कितने पे पहुंचा 50, इसलिए इस कंपनी को रूल 3 में कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना है, बट रूल 4 में कॉस्ट ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आई? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर इसका वैसे ही कितना बन रहा है 39 करोड़, जबकि ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी के लिए कितने टर्नओवर चाहिए बताइए, कितने टर्नओवर चाहिए 50 करोड़ चाहिए, और 50 करोड़ से तो ये काफी कम है। तो एग्रीगेट टर्नओवर भी पूरा नहीं हुआ और इंडिविजुअल टर्नओवर भी पूरा नहीं हुआ। लिखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। सेपरेट सेपरेट वो अभी आएगा, आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। मैं इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये चीज अच्छे से समझ आए, नहीं तो बड़े कंफ्यूजन रहता, बाद में क्वेश्चन पूछते रहते हैं लोग। यहां लिखिए ए, एज पर रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर एप्लीकेबल if aggregate turnover is rupees 35 crores or more। क्योंकि हमें यहां पे इंडिविजुअल टर्नओवर की बात ही नहीं करनी, इसमें सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर ही है। इन दिस सिचुएशन एग्रीगेट टर्नओवर चेक करिए कितना है, टोटल जोड़िए 1/1, 7 प्लस 24
that is 39 crores, and hence cost records are applicable. अब यहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो एप्लीकेबल हो गया जी। अब अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो गया तो अब ये सोचना पड़ेगा क्या कॉस्ट ऑडिट भी एप्लीकेबल होगा। तो लिखेंगे बी, एज पर रूल 4 इन केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर। वैसे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ये रेगुलेटेड है या रेगुलेटेड नहीं है, ऐसा लिखा है कुछ नहीं लिखा है। तो रेगुलेटेड सेक्टर्स एज पर रूल 4 इन केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर्स regulated sectors एज पर रूल 4 इन केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर्स क्या होना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर सेल बी कितना, ₹50 करोड़ और मोर, एंड इंडिविजुअल टर्नओवर ₹25 करोड़ और मोर। यही है। इन दिस सिचुएशन टर्न ओवर क्राइटेरिया not fulfilled and hence cost audit not applicable। यहां पे टर्न ओवर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ और इसलिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या आपको यह बात समझ में आती है। अब देखिए एक बार नॉन रेगुलेटेड के भी गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। Every company covered under non-regulated sector shall get its cost record audited in accordance with these rules if overall annual turnover of the company from all the product and service during immediately preceding financial year is rupees 100 crore or more, and the aggregate turnover of individual product or products or service for which cost records are required to be maintained under rule 3 is rupees 35 crore और मोर। कहने का मतलब है रेगुलेटेड सेक्टर के लिए 50-25 है और नॉन रेगुलेटेड के लिए 100 और 35 है। बात समझ में आई। नॉर्मली जो डिनोट करते हैं वो रेगुलेटेड को ए से करते हैं और नॉन रेगुलेटेड को बी से करते हैं। मतलब जब आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन तो रेगुलेटेड को किससे डिनोट करते हैं, ए, और नॉन रेगुलेटेड को किससे, बी। तो जो रेगुलेटेड सेक्टर है उसका जो डिनोमिनेशन है वो ए है और जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है उसका डिनोमिनेशन क्या है, बी। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर if aggregate turnover from all product or service shall be 100 crores
और मोर और इंडिविजुअल टर्नओवर इज रुपीज 35 crores or more shall audit cost records maintained under rule 3। अब ये बात तो आपको पहले से क्लियर है कि होना किसका चाहिए, इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। कितना एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और इंडिविजुअल कितना होना चाहिए, 35 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर ऐसा है तो जो रूल 3 में आपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया उसको क्या करेंगे, ऑडिट कराएंगे। अब देखिए इसके ऊपर भी हमारे पास में कुछ केस स्टडी है। अब मैं सारे ही केस स्टडी कंक्लूड कर देता हूं। नोट कर लो, नहीं हुआ तो हो गया। सत्रह नंबर केस स्टडी देखिए। मेसर्स बीके प्राइवेट लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्न ओवर ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट अंडर रूल 3 11 करोड़, और बी प्रोडक्ट का कितना है 14 करोड़, और अदर प्रोडक्ट में कितना है 28 करोड़। जोड़ो 11 और 14 कितना बना, 11 और 14 कितना बना 25, और 28 कितने बन गए 53 करोड़ बन गया। राइट। अब देखिए यहां पे तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनेगा ही बनेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड में तो कोई झंझट है ही नहीं। ओवरऑल टर्नओवर 53 करोड़ 50 करोड़ इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट अंडर रूल टेबल ए एंड बी इज रुपीज 25 करोड़। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में ए और बी के टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 11 प्लस 14 कितना है 25। सिंस कंडीशन अंडर रूल 4 1 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट रूल 2014 एज अमेंडेड आर फुलफिल्ड, देयरफॉर कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टेबल ए प्रोडक्ट। सिर्फ टेबल ए प्रोडक्ट के लिए आपका कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। अब इसको समझने के लिए आपको इसके नीचे वाला क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आएगी। अब देखिए कैसे। मेसर्स सन एंटरप्राइज लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्न ओवर ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट कितना है 19 करोड़, टर्न ओवर ऑफ टेबल बी प्रोडक्ट कितना है 15 करोड़, और टर्न ओवर ऑफ अदर प्रोडक्ट कितना है 76 करोड़। राइट। तो आप सबको जोड़िए कितना बन गया 110 करोड़। राइट। अब देखिए क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑडिट के लिए देखिए। ओवरऑल टर्नओवर 110 करोड़, 100 करोड़ ऑन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट अंडर रूल 3 टेबल ए एंड टेबल बी इज 34 करोड़ 25 करोड़, बट डी 35 करोड़। कंडीशन ऑफ रूल 4 1 ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल fulfilled and cost audit applicable for table A product. Though the overall turnover is more than 100 crore, aggregate turnover of the product and rule 3 table A and B is less than 35 crore. That's why table B product are not covered under the cost audit. अब एक और केस पढ़िए, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि ये पेज क्या है। नहीं तो कई बार हम रटते रहते हैं और हमें पता ही नहीं लगता, हमें लगता बस हो गया सब कुछ। अब देखिए, मेसर्स अल्फा कंपनी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट 20 करोड़, ए प्रोडक्ट में कितना है 20 करोड़, और रूल बी प्रोडक्ट में कितना है 22 करोड़। तो 20 और 22 बोलिए 42 करोड़, और टर्नओवर अदर कितना है 63, 100 से पार हो गया, 105 हो गया। बोलिए अब देखिए, ओवरऑल टर्नओवर कितना है 105, मतलब 100 से ज्यादा है। बोलिए अब देखिए यहां पे टेबल ए एंड बी, सिंस कंडीशन ऑफ रूल 4 1 एंड रूल 4 2 कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड रूल 2014 एज अमेंडेड, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल बोथ टेबल ए एंड टेबल बी।
अब मैं इन तीनों केस को समझाने के लिए पहले इसका यहां इवेल्युएशन कराता हूं डायग्राम पे, फिर ये केस आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब समझिए, पहले देखिए, हमारे पास रूल 4 में दो कंडीशन है, एक रेगुलेटेड सेक्टर जो ए में कवर्ड है और एक अनरेगुलेटेड सेक्टर जो किस में कवर्ड है, बी में। अब मैंने तब बोला था कि इसमें सिर्फ ए और बी लिखा है, मैंने बताया नहीं, यहां पे क्या था, ए और बी। तो ए को आप किससे डिनोट करते हैं, रेगुलेटेड से, और बी को किससे डिनोट करते हैं, नॉन रेगुलेटेड से। अब देखिए कैसे होगा आपके पास में सिचुएशन, इसके लिए केस बनाते हैं एग्जाम्पल में, और फाइंडिंग्स आपको खुद निकालना है, उसके बाद वो तीनों को केस अपने आप समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, ए मतलब रेगुलेटेड, बी मतलब नॉन रेगुलेटेड, अदर्स मतलब रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड के अलावा, टोटल, कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड को मैंने बोला सी आर, कॉस्ट ऑडिट को बोला सी ए। थोड़ा और भी कर देते हैं, स्पेसियस बना देते हैं, इधर तो बेकार में ही रह जाएगा जगह। आपको सिर्फ पहले समझना है, कुंजी बाद में करना है। मैंने लिखा ए, फिर बी, फिर अदर्स, फिर टोटल, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट ए के लिए, कॉस्ट ऑडिट बी के लिए। ध्यान से देखिए, सिचुएशन 1 लिया मैंने, टेबल ए से हमारे पास में ए यानी रेगुलेटेड सेक्टर में टर्नओवर है 10 करोड़, बी में नॉन रेगुलेटेड में टर्नओवर है 5 करोड़, अदर्स में टर्नओवर है 3 करोड़। तो चलाएं कैलकुलेटर, बोले कितना, 10 और 5 15 और 3 18, 18 करोड़ है। ना ही आपको कॉस्ट और रिकॉर्ड बनाने हैं, ना ऑडिट बनाने हैं, ना ऑडिट बनाने हैं। मतलब रिकॉर्ड होगा तब तो ऑडिट की बात आएगी। मैंने दूसरा सिचुएशन लिया, यहां से आया 17 करोड़, यहां से आया 14 करोड़, 17 और 14 कितने हो गए, 31, यहां से आया 8 करोड़, टोटल बोलिए 39। कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा, ऑडिट अभी नहीं होगा क्योंकि 50 करोड़ के नीचे है एग्रीगेट, इसलिए ऑडिट ना इधर होगा और ना ही इधर होगा। क्लियर, आगे बढ़िए। नंबर 3, इधर है आपके पास में 20 करोड़, इधर है आपके पास में 10 करोड़, और इधर है 25 करोड़, टोटल 55 करोड़। रिकॉर्ड तो बनेगा, ऑडिट होगा, ऑडिट होगा क्योंकि बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, 30 करोड़। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, 30 करोड़। क्या लिखा था लॉ में, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, 50, और जो इंडिविजुअल टर्नओवर होगा प्रोडक्ट का वो कितना होगा, 25 या मोर। तो यहां पे इन दोनों प्रोडक्ट का अगर हम इंडिविजुअल सम कर देते कितना बन जाता है, 30। लेकिन यहां पे जो आप ऑडिट करवा पाएंगे वो सिर्फ ए वाले करवा पाएंगे क्योंकि बी का कंडीशन अभी पूरा नहीं हुआ।
बी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में है और इसके ऑडिट के लिए आपका टर्नओवर कितना पार होना चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा, और इंडिविजुअल का सम टोटल कितना होना चाहिए, 35 से ज्यादा। यहां पे इन दोनों के इंडिविजुअल का सम क्या है, 30 करोड़, जो 25 से ज्यादा है। इसको ध्यान से पढ़िए, यही चीज वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। यहां देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़ या मोर, और इंडिविजुअल टर्नओवर फ्रॉम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से भी 25 करोड़ और मोर। तो अगर मैं इन दोनों का इंडिविजुअल कर रहा हूं तो इंडिविजुअल 20 जमा 10 कितने हो गए, 30, और एग्रीगेट कितना हो गया, 50। तो ए वाले पे तो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन बी पे अभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 25 तो हो गया ना, 20 प्लस 10 30 हो गया, 30 25 से ऊपर हो गया। यही चीज तो समझना है, इसी के लिए तो ये पढ़ना है। अभी और थोड़ा 2-5 मिनट और रुकिए, अपने आप समझ आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, हम सारे केसेस रिजॉल्व कर देंगे। नंबर 4 लीजिए, यहां पे लिया हमने टर्नओवर मान लीजिए 15, यहां पे टर्नओवर लिया मैंने 17, यहां पे अदर्स में टर्नओवर ले लिया, मान के चलिए यहां पे ले लेते हैं 70। एग्रीगेट कितना हो गया, 102। कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो बनेगा ही, कॉस्ट ऑडिट ए का हो जाएगा, 15 और 17 कितने हो गए, 32। बी का भी नहीं होगा, क्योंकि बी के लिए कितना चाहिए, 35, और इन दोनों का सम टोटल कितना हो गया, 32, इसलिए यहां पे अभी भी ऑडिट नहीं होगा। और यही फिर मैं एग्जांपल बदल दूं, यहां पे मैं एग्जांपल बदल दूं, यहां पे टर्नओवर है 20, यहां पे टर्नओवर है 25, यहां पे टर्नओवर है 80, टोटल 125। यहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा ही, कॉस्ट ऑडिट ए में भी होगा और कॉस्ट ऑडिट बी में भी होगा, क्योंकि 20 और 25 कितने हो जाते हैं, 45, और हमें चाहिए कितना, 35। अब ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताया है, इसको केस पे अप्लाई करके देखिए, और फिर मैं आपको फाइंडिंग्स ड्रॉ करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 से स्टार्ट किया ना हमने। मेसर्स बीके प्राइवेट लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट कितना है, 11। टर्नओवर ऑफ बी प्रोडक्ट कितना है, 14। तो 11 और 14 कितने बन गए, 25, और अदर कितना है, 28। तो 25 और 28 कितने होते, 53। तो एग्रीगेट क्राइटेरिया आपका 50 करोड़ वाला रेगुलेटेड सेक्टर वाला मीट आउट हो गया, और इंडिविजुअल क्राइटेरिया आपको रेगुलेटेड वाला मीट आउट हो गया, क्योंकि वो भी क्या हो गया, 25। तो अब देखिए यहां पे, यहां देखिए ओवरऑल क्राइटेरिया 53 करोड़, 50 करोड़ एग्रीगेट, और टेबल ए एंड बी का कितना हो गया, 25 करोड़। सिंस दोनों कंडीशन मीट आउट हो गया, इसलिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा, लेकिन टेबल ए वाले पे। टेबल बी वाले के लिए क्राइटेरिया क्या है, एग्रीगेट कितना, 100, और इंडिविजुअल कितना, 35। तो अभी एग्रीगेट और इंडिविजुअल दोनों में से कोई मीट आउट इस कंडीशन में नहीं हुआ। अब देखिए 18, बस आपको 2 सेकेंड ही वेट करना है फाइनल कंक्लूजन के लिए। मेसर सन एंटरप्राइज लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए टेबल ए में कितना है, 19, टेबल बी में कितना है, 15। तो 19 और 15 कितने हो गए, 34, और इधर कितना है, 76, मतलब 110 हो गया। मतलब आपका 100 करोड़ से पार हो गया। तो रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड दोनों का क्राइटेरिया मीट आउट हो गया, क्योंकि रेगुलेटेड में 50 है, अनरेगुलेटेड में 100 है। तो अगर 100 चला गया तो एग्रीगेट का तो दोनों में पूरा हो गया। अब इंडिविजुअल चेक करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल चेक करो, इधर ध्यान देना,
तो इंडिविजुअल टेबल ए वाले में, रेगुलेटेड वाले में कितना चाहिए 25, 19 और 15 कितने हो गए 34। तो ए वाला इंडिविजुअल मीट आउट हो गया, बट बी वाला इंडिविजुअल मीट नहीं हुआ, क्योंकि बी के लिए कितना चाहिए 35, यहां पे वो कितना रहा 34। तो यहां फिर से सिर्फ टेबल ए में ऑडिट होगा, टेबल बी में ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि टेबल बी का एग्रीगेट पूरा हुआ, टेबल बी का इंडिविजुअल पूरा नहीं हुआ। अब देखिए आगे और लीजिए फाइनल कंक्लूजन। अब ये देखिए 20 करोड़ और 22 करोड़ कितने हो गए 42 करोड़। तो इंडिविजुअल ए का 25 है और बी का कितना है 35, तो 42 में 25 और 35 दोनों कवर हो गया, इसलिए इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड दोनों में पूरा हो गया। अब चेक करना है एग्रीगेट, एग्रीगेट इधर 63 है तो 105 हो गया। अब एग्रीगेट भी दोनों में पूरा हो गया, क्योंकि 50 और 100 भी हो गया, इसलिए यहां ए भी ऑडिट होगा और बी भी ऑडिट होगा। मतलब इस केस में टेबल ए भी ऑडिट करेंगे और टेबल बी भी ऑडिट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब लीजिए फाइंडिंग्स कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो टोटल टर्नओवर निकालते हैं वो रेगुलेटेड प्लस अनरेगुलेटेड दोनों जोड़ के निकालते हैं। बात समझ में आई? ये है कंक्लूजन। अब ये चीज अगर मैं इकट्ठा बोल दूं, इतना सारा ना बताऊं, तो आप रट तो लेंगे लेकिन बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बात बना के दिखाई यहां पे। अब आप इसको देखिए, जो आपके एग्जाम्पल हैं उसकी समरी है ये, पूरे पांचों एग्जाम्पल समराइज्ड हैं, फिगर सिर्फ अलग है। ए में 10, बी में 5, 3, टोटल 18, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के भी क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हुए, सिर्फ आगे नहीं सोचना। इधर 17, इधर 14, 31 और 8 कितने हो गए 39। कॉस्ट रिकॉर्ड तो होगा, ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट होने के लिए मिनिमम एग्रीगेट कितना चाहिए 50। फिर तीसरे में चलते 20, 10, 30, 25, 50, 55 हो गया। तो हमारे पास में 50 का मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया एग्रीगेट वाला। अब इंडिविजुअल वाला देखना है, इंडिविजुअल ए और बी जोड़ करके एटलीस्ट कितने होने चाहिए 25, लेकिन हो कितना गया 30। तो ए वाला पार्ट तो मीट आउट हो गया, लेकिन बी वाला मीट आउट नहीं हुआ, क्योंकि बी का इंडिविजुअल कितना लगेगा 35। इस वजह से ए का ऑडिट होगा, बी का ऑडिट नहीं होगा। अब देखिए तीसरा, चौथा, 15 और 17 कितने हो गए 32, 32 और 70 कितने हो गए 102। तो एग्रीगेट रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड दोनों का पूरा हो गया। इंडिविजुअल 15 और 17 32, रेगुलेटेड का तो पूरा हुआ, अनरेगुलेटेड का नहीं हुआ, इसलिए यहां पे एग्रीगेट होने के बाद भी अनरेगुलेटेड का ऑडिट नहीं होगा। तीसरा कितना बना 125, हाँ या ना, कितना बना 125। अब देखिए 20 और 25 कितने हो गए 45, 45 और 80 कितने हो गए 125। तो एग्रीगेट दोनों में पूरा हो गया, 50 100 दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अब इंडिविजुअल 20 25 कितने हो गए 45, तो 45 में 25 और 35 दोनों आ गया, इसलिए दोनों का ऑडिट होगा। अब ऐसा क्यों है ये भी समझिए। जरूरी तो नहीं है कि एक कंपनी सिर्फ एक ही काम कर रही हो, वो रेगुलेटेड में भी काम कर रही होगी और अनरेगुलेटेड में भी काम कर रही होगी, दोनों ही प्रोडक्ट बना रही होगी, हाँ या ना। तो हमें तो ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे कि कंपनी एज ए होल हम एनालिसिस कर सकें। इसलिए इन्होंने कहा है कि आप टेबल ए के प्रोडक्ट और टेबल बी के प्रोडक्ट यानी रेगुलेटेड प्लस अनरेगुलेटेड दोनों को जोड़ो और चेक करो कि इंडिविजुअल 25 आ रहा है या 35। अगर इंडिविजुअल 25 आ गया और एग्रीगेट 50 आ गया तो ए वाला तो ऑडिट हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल 35 आ गया और एग्रीगेट 100 आ गया तो बी वाला भी ऑडिट हो जाएगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बी को ऑडिट कराते समय एग्रीगेट कितना पार होना चाहिए 100 और इंडिविजुअल बी का टोटल कितना होना चाहिए 35। बात समझ में आई? ए में ज्यादा ऑडिट इसलिए होता है क्योंकि हर बी में ए कवर हो जाएगा। अगर हम एग्रीगेट 100 जाएंगे तब भी ए कवर हो जाएगा, एग्रीगेट 35 जाएंगे तब भी ए क्या होगा कवर। तो अगर बी ऑडिट होगा तो ए तो होगा ही, बट ए ऑडिट होगा तो बी होना जरूरी नहीं। जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड अगर बनेगा तब ऑडिट लगेगा, मतलब ऑडिट अगर लग रहा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो होगा ही। बात समझ में आई? इसलिए अगर बी का ऑडिट हो रहा है तो ए का ऑडिट तो हो ही रहा होगा। बात समझ में आई? बट ए का ऑडिट हो रहा है तो बी का ऑडिट हो रहा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बी का थ्रेशोल्ड ज्यादा है, ए का थ्रेशोल्ड कम है। अब इस बात को कंक्लूड कराऊं? अब ये आप लिख लीजिए, मुझे लग रहा है अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा।
ये बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते रहते थे, इसलिए मैंने सोचा इस बार ये टेबल बना दो। हाँ, वो सब ये रट लेते हैं, उसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, और लिखा भी लगता है लॉ में ऐसे ही है। ये सारे केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने आपके दिए हुए हैं। अब हम SEZ की भी बात करेंगे। क्या अब बताइए, मुझे आगे के 3 केस के आंसर लिखवाने हैं? अब आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। नोट हो गया आपका? कंक्लूजन लिख दूं? लिखिए। फॉर इवेल्युएशन ऑफ A and B individual turnover individual turnover of both A and B are aggregated. ए और बी के इंडिविजुअल को एग्रीगेट करके फिर इवैल्यूएशन कीजिए। इसलिए जो लॉ में वर्ड लिखा है वो देखिए क्या लिखा था। ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विस इमीडिएटली फाइनेंशियल प्रीवियर और मोर देन, एंड यहां देखना द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। क्या वर्ड लिखा है? एग्रीगेट। जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उसका एग्रीगेट लॉ में लिखा है क्लियर करके, यानी ए और बी दोनों का क्या लिखा है? एग्रीगेट। और प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट है तो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है तो, या सर्विसेज है तो। बात समझ में आई? मतलब रेगुलेटेड के जो प्रोडक्ट हैं उसका सम टोटल, अगर एक प्रोडक्ट है तो, एक से ज्यादा है तो भी उसका सम टोटल। नॉन रेगुलेटेड में एक है तब भी उसका सम टोटल, एक से ज्यादा है तब भी सम टोटल, या सर्विस है तब भी सम टोटल। हां, जो ए और बी दोनों में से कहीं कवर्ड नहीं है उसके लिए क्या लेना है? अदर्स। इसलिए मैंने बोला था कि नॉन रेगुलेटेड की भी एक बार रीडिंग लगा लेना, क्योंकि नॉन रेगुलेटेड में भी आइटम्स कवर्ड हैं, उसके अलावे भी तो काम हो सकते हैं आपके। दुनिया में सिर्फ 85 आइटम तो नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? तो इन्होंने तो कुछ आइटम को ए में और कुछ आइटम को बी में रख दिया, उसके अलावा जो है वो काउंटिंग के लिए इंडिविजुअल में नहीं आता, वो काउंटिंग के लिए सिर्फ क्या आता है? टोटल में। बात समझ में आई? अब वो भी लिखिए। फॉर काउंटिंग पर्पसेज या फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस टर्नओवर क्या
ऑल प्रोडक्ट सर्विस ऑफ रेगुलेटेड एंड all product service of unregulated consider but product or service other than regulated and unregulated not covered। क्या आपको बात समझ आई मेरी? प्रोडक्ट और सर्विस अदर देन रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड कवर्ड नहीं करेंगे। मतलब जो रेगुलेटेड में उसका भी टोटल लेना है, जो अनरेगुलेटेड में उसका भी क्या लेना है, टोटल। बात समझ में आई? लेकिन जो इन दोनों के अलावा है वो इंडिविजुअल वाले में नहीं आएगा, वो एग्रीगेट में तो आएगा बट इंडिविजुअल में नहीं आएगा। तो जो अदर प्रोडक्ट्स है अदर देन ए एंड बी वो सिर्फ किस में कंसीडर होता है, टोटल में, वो इंडिविजुअल में कंसीडर नहीं होता। तो यहां पे टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट अदर देन ए एंड बी, अदर देन ए एंड बी का मतलब अदर देन ए एंड बी का मतलब अदर देन रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड आर कंसीडर्ड ओनली इन एग्रीगेट। सिर्फ किसमें कंसीडर करेंगे, एग्रीगेट, एंड नॉट इन इंडिविजुअल। मुझे लगता है अब आपको यह पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। क्या अब पूरा क्लियर है आपको? अब इसके साथ अगर आपको रीड आउट करना होगा तो दो केस तो मैंने लिखवा ही दिए हैं, बट आपके पास जो केस नंबर है 15 से लेकर के और 19 तक वो आप रीड आउट कर सकते हैं। यहां पे रेफर केस नंबर 15 टू 19। रेफर क्वेश्चन नंबर लिख दो, हमने क्वेश्चन बना के डाला यहां। रेफर क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 19। कोई डाउट बोलिए। क्या एक बार और रीड आउट करवा दूं केस? अब आप धराधर देख सकते हैं। अब इन केस को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। देखिए केस नंबर 15 में 6 करोड़ 9 करोड़ कितना बना, 15 करोड़ और 18 करोड़ कितना, 33। 35 के नीचे हो गया, इसलिए कॉस्ट रिकॉर्ड ही एप्लीकेबल नहीं है, तो आगे सोचना ही नहीं। दूसरे में देखिए 7 और 8 15 और 24 39। कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो हो गया, ऑडिट नहीं होगा क्योंकि एग्रीगेट मिनिमम कितना है, 50। आगे चलिए 11 14 25 और 28 53, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड तो लगेगा, ऑडिट के लिए एग्रीगेट क्राइटेरिया तो 50 का पूरा हो गया ए वाले के लिए, बी का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी के लिए एग्रीगेट कितना चाहिए, 100। तो ए क्या तो क्राइटेरिया पूरा हो गया एग्रीगेट। अब इंडिविजुअल 11 और 14 25, इंडिविजुअल भी ए का पूरा हो गया, इसलिए ए ऑडिट होगा, बी ऑडिट नहीं होगा। अब चलिए 18 19 15 34 और 76 कितना हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, तो एग्रीगेट तो दोनों का पूरा हो गया, कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनेगा ही, ऑडिट के लिए दोनों का एग्रीगेट पूरा हो चुका है, इंडिविजुअल देखना है। इंडिविजुअल 19 और 15 कितने हुए, 34,
तो ए का तो पूरा हो गया, लेकिन बी का पूरा इंडिविजुअल नहीं हुआ, क्योंकि बी के लिए कितना चाहिए 35, इसलिए यहां भी सिर्फ ए ऑडिट होगा, बी ऑडिट नहीं होगा। 19 देखिए, 20 और 22 कितने हो गए, 42 और 63 105, तो एग्रीगेट दोनों के लिए पूरा है, इंडिविजुअल देखना है। 20 और 22 42, ए के लिए 25 चाहिए वो भी पूरा, बी के लिए 35 चाहिए वो भी पूरा, इसलिए दोनों का ऑडिट होगा। क्या आपको इस बात ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़िए। अब एग्जम्पशंस किसको मिले हुए हैं, बस एग्जम्पशंस करके खत्म करेंगे आज। ये एक हिस्सा था इसका। अब दूसरा हिस्सा आ जाएगा सीआरए के एनालिसिस, और उसी सीआरए में हम अलग अलग एक्सर्स में आपको कैलकुलेशंस भी दिखाने स्टार्ट कर देंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर दीज रूल शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनी विच इज कवर्ड इन रूल 3। कह रहा रूल 3 में रिकॉर्ड तो उसे बनाना है, बट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा अगर whose revenue from export in foreign exchange exceeds 75% of the total revenue। यानी अगर टोटल रेवेन्यू का एक्सपोर्ट रेवेन्यू 75% से ज्यादा है, एक्सीड 75% लिखा है, मतलब 75% से ज्यादा एक्सपोर्ट है, तो हम आपको ऑडिट से मुक्त करते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े। और विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आप SEZ से वर्क करते हैं तब भी आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। विच इज इंगेज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, फॉर दिस पर्पस द कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इन रूल 3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005। जो ओन कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनको भी फ्री रखा है, बेचने के लिए नहीं, ओन कंजम्पशन के लिए। बात समझ में आई? तो किनको एग्जम्पशन है? 3। अगर टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा क्या हो, एक्सपोर्ट। नंबर 2, आप किस में फॉल करें, SEZ। नंबर 3, आप कैप्टिव कंजम्पशन के लिए क्या जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए, अब उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर भी एक केस स्टडी है। लिखिए एग्जम्पशन, मुझे बताएं इतने सारे एग्जम्पशंस जो हैं इसमें कितनी एंटिटी छूट जाती है? बहुत सारी एंटिटी छूट जाएंगी। इससे तो बेटर है सरकार एक ही बार बोले 100 करोड़ वाले तक को कुछ नहीं करना, उसके बाद सबको सब कुछ करना है, तब भी स्कोप बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने छोटे छोटे रूल्स बना के बड़ी सारी चीजों को एग्जम्प्ट कर दिया। तो अगर मान लो टर्नओवर का क्राइटेरिया बढ़ जाता है तो उससे कोई स्कोप घटेगा नहीं, जो प्रपोज था उससे कोई स्कोप नहीं घटता, उससे तो और स्कोप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फिर उसकी एक यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, बट क्या है, इंडिया में हम सोचते ही छोटा है। अब इन डेज की बात करें, इन डेज तो 250 करोड़ से नेटवर्थ से कम वाली कंपनी पे नहीं लगती, लेकिन पैसा किसको मिलता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन डेज में काम कर रहा है। ये खुश जरूर है कि सबको ऑडिट करवाना है। फीस कितनी मिल रही, 11,000। तो 11,000 तो एक दिन का ऑफिस का खर्चा होता है, तो ऐसे ऑडिट करके क्या फायदा है, बोलो? इससे बढ़िया अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि मान लो हम 50 करोड़ तक के सारी कंपनी को एग्जम्प्ट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जिसकी भी नेटवर्थ है सबको इंडेक्स लगाना पड़ेगा, तब भी सीए के स्कोप बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई? तो स्कोप इससे नहीं हो जाता कि हमने बस सबको, दुकानदार को भी बोला कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ, ऑडिट बनाओ, बनवा दो, पैसे ही नहीं देंगे। जैसे रिटर्न फाइलिंग का हाल है, सब रिटर्न फाइल करवा लेते, पैसे देते कोई 200 400, कोई तो देता नहीं। अरे तुम तो दोस्त ही हो यार, क्या फालतू बात है। मेरी बात समझ आ रही? तो आप वहां पे काम करवाओ जिसके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है उनके ऊपर सरकार कुछ लगा ही देगी, वो कौन सा दे देगा आपको, और कौन सा वो करके आपको कुछ होने वाला है। बट हमारे दिमाग में क्या बड़ा रहता है, हमेशा फितूर बड़ा रहता है, हम फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ले ले, मान के चलिए यहां पे
कि आपकी अगर नेटवर्थ 50 आपका टर्नओवर अगर 50 करोड़ या उससे पार करता है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनवाने पड़ेंगे। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उसके पार हो जाता है तो आपको ऑडिट करवाने पड़ेंगे। तो आज जितना स्कोप है उससे ज्यादा स्कोप कॉस्ट अकाउंटेंट का बढ़ जाएगा, बड़ी टर्नओवर का क्राइटेरिया एक्सीड कर जाएगा। बात समझ में आई? अगर आज सरकार यह कह दे कि जिन कंपनियों की नेटवर्थ 50 करोड़ तक है उनको ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, या 25 करोड़ तक है उनको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सबके ऊपर इंडेस लगेगा, तब भी सीए का स्कोप 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वहां जो काम होगा उसके बदले पैसे मिलेंगे। यहां बस काम ही होता है, पैसे वैसे नहीं मिलते। 1-1 लाख की कंपनी बना के बैठ गए, उससे आप कितनी फीस मांगेंगे? जिसके कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है, रिजर्व में 50,000 रुपए, उससे आप फीस क्या मांगेंगे? बोलो। कहने के लिए 100 ऑडिट, काम का कुछ नहीं। फिलहाल अब इसके ऊपर भी कुछ गालियां मुझे पड़ेंगी। एग्जम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, किसको मिलेगा एग्जम्पशन? एंटिटी ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन या ऑपरेटिंग इन लिखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर नहीं है ऑडिट एप्लीकेबल। नंबर 2, मोर देन 75% of the aggregate revenue more than 75% of the aggregate revenue is from export। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फॉर क्या? कैप्टिव कंजम्पशन। अगर आप कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब रुकिए। एक कंपनी है जो SEZ में भी काम कर रही है और नॉन SEZ में भी काम कर रही है, क्या उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा? अब टर्नओवर किसका काउंट होगा बताओ? टोटल में क्या टर्नओवर में नॉन SEZ वाला टर्नओवर आएगा या नहीं आएगा? हमने ये तो कह दिया कि नॉन SEZ के लिए ऑडिट नहीं होगा। मान लीजिए मेरा एक यूनिट SEZ में और एक यूनिट नॉन SEZ में। यहां देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, A company has units in SEZ and in non-SEZ. The company cost record and audit rule 2014 exempted companies operating in a special economic zone from cost audit. What would be the applicability of companies cost records and audit rule 2014 on such company in respect of maintenance of cost accounting record and audits? अब इसमें क्या करेंगे बताओ? जबकि यहां पे आप देख रहे थे, यहां पे क्या लिखा था? The requirement of cost audit under these rules shall not apply to the company which is covered under rule 3। मतलब आपको ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका 75% से ज्यादा किससे आ रहा है? फॉरेन से, या फिर आप SEZ से ऑपरेट कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे सिंपल ये आ गया कि अगर मेरा रेवेन्यू SEZ से 25 करोड़ है, मान लो 20 करोड़ है, और नॉन SEZ से 10 करोड़ है, अदर से हमारा रेवेन्यू है, तो फिर ऐसे केस में क्या नॉन SEZ वाला रेवेन्यू ऑडिटिंग के लिए काउंट होगा या नहीं होगा? ध्यान देंगे, अगर आपका कोई यूनिट SEZ में भी है और नॉन SEZ में भी है, दोनों में है, तो SEZ वाला रेवेन्यू ऑडिट के लिए काउंट नहीं होगा।
क्योंकि हमने SEZ को पूरा का पूरा क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट। तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगता है या नहीं लगता है, ये बात सिर्फ और सिर्फ नॉन SEZ के टर्नओवर से डिसाइड होगा, SEZ के टर्नओवर से डिसाइड नहीं होगा। रिकॉर्ड्स की तो बात ही अलग है ना, ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑडिट की। लिखिए यहां, यहां लिखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट टर्नओवर रेवेन्यू फ्रॉम a special economic zone is not included if entity has SEZ and non-SEZ both unit। अगर आप SEZ और नॉन SEZ दोनों में फंक्शन कर रहे हैं तो आपके टर्नओवर के क्राइटेरिया में, टर्नओवर के कैलकुलेशन में SEZ वाला टर्नओवर नहीं आएगा। जैसे ऊपर आप ध्यान दीजिए, ऊपर भले ही हमारा बी में ऑडिट नहीं हो रहा था लेकिन वो टर्नओवर के टोटलिंग में आ रहा था, यहां पे टर्नओवर के टोटलिंग में ही नहीं आएगा, इसीलिए इसका नाम एग्जम्प्ट लिखा है। क्या लिखा है, एग्जम्प्ट। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए वो क्या पूछ रहा था। A company has SEZ and non-SEZ area. The company cost record rule 14 has exempted companies operating in SEZ. What would be the applicability of cost records and audit rule? The turnover of SEZ is not considered for applicability of cost audit of company as per company cost records and audit rule 2014. Accordingly, if turnover of non-SEZ exceeds a specified amount, इन दैट केस कॉस्ट ऑडिट विल बी एप्लीकेबल टू दी कंपनी। मतलब आप ये भूल जाओ कि आपका SEZ में कोई काम चल रहा है, अगर SEZ के अलावा आपका टर्नओवर लिमिट पार कर जाएगा तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये था आपके पास में पार्ट नंबर 1 इस चैप्टर का। अब दूसरे पार्ट में हम CRA जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसके कंटेंट का इवेल्युएशन करेंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि एनेक्सर्स में किन चीज़ों को शामिल करते हैं और रिकंसिलेशन जो एनेक्सर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके फॉर्मेट्स क्या हैं, वो फॉर्मेट्स दिखाएंगे। और फॉर्मेट्स मैंने बुक में नहीं डाला है क्योंकि फॉर्मेट्स का बुक में कोई यूज नहीं है, फिर भी आपको एक बार दिखा देंगे कि वो कैसे कैसे दिखते हैं फॉर्मेट्स। और 2-3 फॉर्मेट तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही करना पड़ेगा, जिसमें वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, जिसमें रिकंसिलेशन है। वैसे ही इंस्टीट्यूट ने आंसर बिना फॉर्मेट के ही सॉल्व कर दिया है। मेरी बात समझ आ रही है, 1-2 क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया, बाकी वैसे ही जो पुराना फॉर्मेट था लगा दिया है। बट आपको एक बार देखना पड़ेगा कि किसके बाद कौन सा आइटम आना है। टेक्निकली वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में, रिकंसिलेशन में, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में, और जो रेशियो के हम एनेक्सर बनाते हैं उसमें। क्लियर? तो अभी थोड़ा इसमें और टाइम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।